इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नेट बिलिंग पॉलिसी पर 16 सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म ने नई रेगुलेशंस का नोटिस ले लिया। मामले पर खुसूसी इजलास। पावर डिवीजन को नेपरा में फौरी नज़र-ए-सानी अपील दायर करने की हिदायत। 16 सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। अमेरिका के 19% रियायती टैरिफ के मुस्बत असरात। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा। पहली छमाही में एक्सपोर्ट 3% इजाफे से $3 अरब रिकॉर्ड। इस दौरान $1 अरब 62 करोड़ डॉलर का सामान अमेरिका से मंगवाया गया। सऊदी अरब का पाकिस्तान में कॉर्पोरेट राइस फार्मिंग में दिलचस्पी का इज़हार। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और सऊदी मुआविन वज़ीर इब्राहिम अल मुबारक की मुलाकात। सरमायाकारी पर मबनी शराकतदारी मॉडल के तहत इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। और स्टॉक मार्केट में T+1 सेटलमेंट सिस्टम का कामयाब निफाज। पाकिस्तान शेयर्स के लेन देन का निज़ाम अपनाने वाला दुनिया का 8वां मुल्क बन गया है। इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। चेयरमैन SECP की मुबारकबाद। आपको जल्दी से गैर मुल्की करेंसियों के हवाले से भी बताते हैं। इंटरबैंक में डॉलर रोज की तरह आज भी 1 पैसा सस्ता हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 279 रुपये 66 पैसे पर आ गई। फिर यूरो को भी अगर हम देखें तो इसमें भी 1 पैसा महंगा हुआ है। ये पर बरतानवी पाउंड की कदर में भी 11 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 382 रुपये 42 पैसे पर आ गई है। बात करते हैं गोल्ड की। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। फी तोला 2300 रुपये ये महंगा हुआ, जिसके बाद कीमत 5,28,562 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम भी $1972 रुपये महंगा हुआ। पर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोना $23 महंगा होकर $5,058 फी ओंस हो गया है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। अहम खबर के बारे में बात करते हैं। बात होगी 16 सार्फिन की। इकॉनमी मैटर्स ने नेट बिलिंग पर 16 सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात उठाए तो हुकूमत भी मामले पर गौर करने पर मजबूर हो गई। अब फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस ले लिया है। अब बात की जाए खुसूसी इजलास की तो वज़ीर आज़म ने की ज़ेर सदारत ये मीटिंग नेपरा में की गई। फिर नेपरा की जो नई रेगुलेशन है उसका जायजा लिया गया इस मीटिंग में। और शहबाज शरीफ ने पावर डिवीजन को नेपरा में फौरी नज़र-ए-सानी अपील दायर करने की हिदायत भी की है। फिर जो 16 सार्फिन हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। यह भी कहा कि 16 सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड के सार्फिन पर नहीं पड़ना चाहिए। आज इसी अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकार मूसा साहब भी हमारे साथ हैं। पहले नदीम अफजल चंद साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि गल वध गई थी, लेकिन उसके बाद वजीर आजम ने नोटिस ले लिया नदीम साहब, और पीपल्स पार्टी मुसलसल इस पर आवाज बुलंद करती रही है। आपने भी भरपूर मुखालफत की, आप इसमें पेश रहे, लेकिन अब जब नोटिस ले लिया गया है और आपने अदालत जाने का ऐलान किया था, तो अब तो अदालत जाने की जरूरत नहीं है नदीम साहब। देखें जी, अभी तो पहले भी हुकूमत की तरफ से जो नेपरा है ना, पहले तो मैं कहूँगा कि नेपरा रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये तो कोई पावर मिनिस्ट्री का मुझे कोई विंग लगता है। हालांकि रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो प्राइवेट कंज्यूमर गवर्नमेंट लेवल पे जो सब के ऊपर रेगुलेट करे चीज़ों को। बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि नेपरा की कारकर्दगी पे, और नेपरा ने आज तक सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। खा IPPs का मामला हो, कैपेसिटी चार्जेस का मामला हो, या कोई और पॉलिसीज हो, नेपरा ने कभी आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। शायद ये नेपरा खास लोगों के लिए बनाया गया है। और उससे अगली बात जो है सोलर पे, देखें गवर्नमेंट की पॉलिसियां होती हैं, आपने लोगों को डंडोरा पीटा क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, एनवायरमेंट आप, और उसके ऊपर आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपने एक सोलर के ऊपर कामयाबी आपने जिम्मे लेते रहे। और अब मैं तो समझता हूँ कि अब ये जो ऑफ ग्रिड इनकी जो पॉलिसीज हैं, ये ऑफ ग्रिड कर लोग चले जाएंगे। शायद को बैटरीज बेचने वाला माफिया जो है वो आगे आना चाहता है ताकि हमारी बैटरीज बिकें, और उस माफिया को ये सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी वजह से सोलर के ऊपर ये नेट मीटरिंग के ऊपर और लोगों को ऐसे घन गरज में डाल दिया है। लोगों को कॉम्प्लिकेट चीजें कर रहे हैं, सादा नहीं रहने दे रहे हैं, मुश्किल तरीन किए जा रहे हैं ताकि लोग सोलर से हट के, या ग्रिड बिजली और सोलर की लोगों की लड़ाई होती रहे और लोग फिर अल्टीमेटली बैटरियां लेने पे मजबूर हो जाए। लेकिन नदीम साहब, अब तो वजीर आजम ने ले लिया, नोटिस ले लिया। देखिए, नोटिस कुछ नहीं होता। नोटिस जब तक अमल दरामद नहीं, और वज़ीर आज़म साहब ने पहले कैबिनेट में ये चीजें अप्रूव की हैं। पहले वज़ीर आज़म साहब की मिनिस्ट्री जो है वो नेपरा में आके, मैं तो खुद पटिशनर था, और नेपरा में मिनिस्ट्री आके अकेली, बाकी सारे सोलर वाले हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गया, या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, या कंज्यूमर, और दूसरा अमीर लोगों ने तो ऑलरेडी सोलर लगवाया हुआ है।
अब सोलर सस्ता होने की वजह से गरीब और मतवस्त तबका लगाने लगा है, तो अब आपने अपनी पॉलिसियां चेंज कर ली हैं। इसका मतलब है जिस पॉलिसी का फायदा आम आदमी को होने लगे उसके ऊपर आप तलवार लेके खड़े हो जाएं, तो ये आपको, अगर आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है या आपके डिपार्टमेंट डिस्कोर्स ठीक नहीं कर रही काम, या आपके ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसका सारफ को, आम आवाम को आप क्यों उसका नुकसान देते हैं, उसके ऊपर उसका मुआशी कत्ल क्यों करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस फ्रॉड के ऊपर गवर्नमेंट को जरा सीरियस सोचना चाहिए, और बजाय इसके कि अपनी वापड़ा की मिनिस्ट्री को, एनर्जी मिनिस्ट्री को या डिस्को को ठीक करने के, तो आप एक पॉलिसियों के पीछे पड़ गए। अच्छा नदीम साहब, वैसे तो आप भी हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं कि वफाकी जो वजीर तवानाई हैं वैस लगारी साहब, उन्होंने ये कहा था कि सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी से अमीरों को फ़ायदा हो रहा है और एलीट क्लास जो है वो बड़े सिस्टम लगाकर इससे पैसा बना रही है, और फिर साथ में जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है वो ज़ाहिर है इसमें भी आते हैं, फिर जो गरीब तबके को सब्सिडी दी जाती है वो ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका दावा तो फिर दुरुस्त था। देखिए, आप अमीरों पे सोलर पे प्लेटों के ऊपर जो कनाल से बड़ा घर है, या जो एग्रीकल्चर के अलावा जो सोलर है, या जो इंडस्ट्रियों पे लगा है, आप उन पे टैक्सेस लगा दें। आप आम आदमी को क्यों सजा दे रहे हैं? उन दौलतमंदों को, दौलतमंद तो 10 साल से सोलर चला रहा है, दौलतमंद तो 10 साल से उसने पैसे कमा लिए होंगे, अब सोलर का आम आदमी को फायदा होने लगा है। 2025 में 24 में आम आदमी को फायदा होने लगा है, क्योंकि सोलर सस्ता हुआ है। और जिन इलाकों में अच्छी रोशनी, अच्छी धूप होती है, वहाँ पे लोग वेल्डिंग का काम, ट्यूबवेल के जो जरी ट्यूबवेल है, वो छोटे छोटे दुकानों वाले, छोटे छोटे घरों वाले, वो छोटे छोटे कारोबार वाले, वो सोलर प्लेटों पे जा रहे हैं, और आप बजाय उनको नेट मीटरिंग में फायदा देने के आप सबको नुकसान दे रहे हैं। और आप बड़े लोगों को लिए पॉलिसी, आप टैक्स लगा दें, आप सुपर टैक्स लगा के भी आपको सुकून नहीं मिल रहा। अच्छा, और साथ में शेरी रहमान साहिबा ने यह भी बात की है कि जो बिजली की तकसीम का निज़ाम है वो सूबों के हवाले कर दिया जाए। आप इससे भी इत्तेफाक करते हैं? ये अगर वफाक फेल हो चुका है तो बेशक कर दे सूबों के हवाले। वफाक तो इस वक्त रिकवरी इनकी ठीक नहीं हो रही, 40% से ज्यादा लाइन लॉसेस है। सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जा है वो अरबों रुपया, 1000 बिलियन से ज्यादा वापडा का और 1000 बिलियन से ज्यादा गैस का, तो वो इस महकमे का क्या फायदा क्या है आवाम को? कैपेसिटी चार्जेस में हम पेमेंट कर रहे हैं, वो कंज्यूमर को नुकसान नहीं हो रहा उन चीजों का। सोलर प्लेटों से आप कंज्यूमर को 8% का फायदा हो रहा है और 92% का नुकसान हो रहा है। क्या ये ड्रामाबाजी बता रहे हैं लोगों को? जो सर्कुलर डेट को उनकी वजह से बन रहा है, जो चोरी की वजह से, जो बैड गवर्नेंस की वजह से बन रहा है, उसका फायदा और नुकसान किसको हो रहा है? ठीक है नदीम अफजल चंद साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। इसी हवाले से हम बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हीर, जब हम ये देख रहे हैं ना कि 2 रोज़ पहले इन रेगुलेशंस के हवाले से हम देखते हैं कि इनको नाफिज किया जाता है, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आप क्योंकि इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ था? फिर अचानक हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने अब इसका नोटिस भी ले लिया है सिर्फ 2 दिन के बाद ही। देखें, जब से ये रेगुलेशन नाफज की गई हैं और जब से समात का इस पर आगाज़ हुआ था, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए थे, और ये कहा गया था गवर्नमेंट को कि अगर आपका ग्रिड स्टेबल नहीं है तो इस पर फिक्स चार्जेस आयद किए जाएँ पर कंट्रैक्ट। लेकिन जब आप इसको कंट्रैक्ट को रिव्यू करेंगे और जो बाई बैक रेट है उसको कम करेंगे, तो उसकी वजह से सोलर की हौसला शिकनी होगी, और इसकी वजह से प्रेशर आया, और पब्लिक प्रेशर की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, और अब पावर मिनिस्ट्री को ये कहा है कि इसको रिव्यू किया जाए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, अलामिया जारी हुआ है, उसमें आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो अलामिया जारी हुआ है उसमें भी पावर डिवीजन की हमायत की गई है। इस हद तक तो ये पॉजिटिव है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। एक इजलास हुआ है जिसमें उनको ब्रीफिंग दी गई है नेपरा की जानिब से, पावर मिनिस्ट्री की जानिब से। लेकिन साथ ही में ये कहा गया है कि कंट्रैक्ट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आप नज़रसानी अपील दायर करें, लेकिन 4,68,000 जो कंज्यूमर हैं इस वक्त सोलर नेट मीटरिंग के, उनका बोझ नेशनल ग्रिड पे ना पड़े। तो ये पावर डिवीजन जो मिनिस्ट्री है उसके क्लेम की हिमायत है इसमें, चूँकि वो इसको जो रिव्यू किया गया या जो नई रेगुलेशंस लाई गई उसमें क्लेम यही किया गया कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है वो 38% से बढ़ के 63% पे पहुँच गया। अगर नंबर में बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि 94 लाख से बढ़ के 2 करोड़ 11 लाख से ये जो तादाद है कंज्यूमर की ये बढ़ी है। और इसके अलावा नेट मीटरिंग का जो शेयर है वो 7,000 मेगावाट तक पहुँच गया है, और जो सोलर इंपोर्ट हुआ है वो $8 बिलियन का इसका जो इंपोर्ट बिल है। और साथ में ये भी कहा गया है
जो इस वक्त ऑफ ग्रिड है वो 13,000 मेगावाट से ज़ायद हैं। और नेशनल ग्रिड के जो सार्फिन हैं, ये क्लेम किया गया कि उन पे जो इस वक्त बोझ है वो ₹2.87 है। लेकिन अगर नंबर्स की बात की जाए तो 3,90,00,000 मजमूई तौर पर कंज्यूमर हैं इस वक्त बिजली के, उसमें 4,68,000 जो इस वक्त नेट मीटरिंग वाले हैं, उनका ज़्यादा फ़र्क 1.2% भी नहीं है और इतना बड़ा ग्रिड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पावर मिनिस्ट्री की जानिब से ये क्लेम किया गया कि ये बोझ है, इसकी वजह से 270 अरब रुपए का सालाना का बोझ है और इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू किया जाए। अब जो नए कंज्यूमर आ रहे हैं उनके लिए तो ये बात समझ आ रही है कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको 7 से कम करके 5 लेकिन साल किया गया। और इसके ज़हीर अगर हम तब्दीली की बात करें, कुछ शिकों को उसको तब्दील किया जाएगा, क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं, क्योंकि रेगुलेशंस तो ऑलरेडी बन चुकी हैं? जी सवाल दोहराइएगा। मैंने कहा अब क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं आपके ख्याल में, क्या खबरें सामने आ रही हैं? कुछ शिकों को तब्दील किया जाएगा क्योंकि रेगुलेशंस तो अब नाफिज हो गई हैं। देखिए, शिकें जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही हैं कि जो नेट बिलिंग है इसको चेंज किया जाए, चूँकि कंज्यूमर ने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, हुकूमत की अपनी ये पॉलिसी थी। तो वो ये कह रहे हैं कि यूनिट टू यूनिट जो तबादला है उसको वापस किया जाए, चूँकि इस वक्त जो पुराने कंज्यूमर हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट तो बरकरार रहेंगे, 27 रुपये का उनका रेट भी बरकरार रहेगा, लेकिन यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज जो चेंज किया है उसकी वजह से उनको बिल ज़्यादा आएगा। उनके जो कंज्यूम रात को ग्रिड पे जब आएंगे बिल होंगे वो, और जो एक्सेस उनके यूनिट्स होंगे उनकी बाकायदा तौर पे नेशनल जो इस वक्त प्राइस है, इस वक्त जो पावर परचेज प्राइस है पर यूनिट, उसकी वैल्यूएशन की जाएगी और उसके बाद उनको जाके फिर बिल दिया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ रहिए। वकास मूसा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वकास साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकास साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब नेट बिलिंग जो रेगुलेशंस है उस पर नोटिस ले लिया है। अब क्या कहा जा सकता है कि सोलर सार्फिन की सुनी गई जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब ख़त्म हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे, या अभी भी ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग माय ओपिनियन। देखें, इसमें इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे वो सारिफ थे जो जिनको आप कहेंगे जो पुराने सारिफ थे, जो कि पहले से नेट मीटरिंग लगा के बैठे हुए थे, या जिनका नेट मीटरिंग का कनेक्शन जो है वो पहले। अभी जो प्राइम मिनिस्टर का जो नोटिस आया है, सबसे पहले तो वो नोटिस खुशाइंद है कि चले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को देखा है, लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर की नज़रों से पहले भी 2-3 दफ़ा ड्राफ्ट गुजर चुका है। इस पे कमेंट्स भी बहुत दफ़ा दिए जा चुके हैं, तो अगर थोड़ा सा पहले देख लेते तो अच्छा रहता, लेकिन चले देर आए दुरुस्त है, उन्होंने एक चीज़ देखी है। तो इसमें जो दो पॉइंट ऑफ व्यू है या दो जो पार्ट्स हैं, एक पार्ट जो कि पुराने कस्टमर्स के बारे में है, उसमें तो बड़ा एक क्रिटिकल चीज़ है कि सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहे थे, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने देखा है, बिकॉज ये तो एक समझ लें कि एक आपने वादा खिलाफी कर रहे हैं। आपने एक शख्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है 7 साल का या 5 साल का कि आपके साथ नेट मीटरिंग पे एक मुआहिदा हुआ है, और इसके बाद आप कहते हैं नहीं, अब नेट मीटरिंग पे नहीं होगा, अब नेट बिलिंग पे होगा, मैं 1-to-1 यूनिट नहीं एडजस्ट करूंगा, इसको आपको 25 रुपये दूंगा, ठीक है, दूसरे लोगों से बेहतर दूंगा, लेकिन वो वादा के यानी वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तो आप खिलाफ जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसको देख रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी सिर्फ इसी चीज़ पे कहा है, और ज़रूरत यह है कि ओवरऑल पॉलिसी को भी देखा जाए, बिकॉज इस ओवरऑल पॉलिसी में भी नुकसान आते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान यही है कि लोग ग्रिड से उतर जाएंगे। बहुत सारे और लोग हैं, जिस तरह अभी नदीम साहब ने जो कहा, इसी तरह से और लोग भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सोलर लगाने के लिए तैयार हैं, नए घर बन रहे हैं, नए किसी वजह से किसी ने पहले नहीं लगाया था, अब वो सोलर लगाने वाला है, लेकिन जब वो सोलर का ये देखेगा कि 10 रुपए का रेट आ जाएगा सोलर की प्रोडक्शन पे, तो बहुत सारे घराने जो हैं वो ये फैसला करेंगे कि फिर ऐसा करते हैं, नेट मीटरिंग नहीं करते, हम बैटरी वाला सिस्टम लगाते हैं और बैटरी में डालेंगे, तरफ जाएंगे, और जाहिर है फिर उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा क्योंकि बैटरीज इंपोर्ट की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप वज़ीर आज़म साहब की बात भी कर रहे हैं ना वकास साहब, जो उनकी स्टेटमेंट है, अगर उस स्टेटमेंट को देखा जाए तो क्या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पुराने मुआहिदों को ही देखा जाएगा और जो नई नेट बिलिंग रेगुलेशंस हैं वो यही रहेंगी? आपको वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट से कुछ ऐसा लग रहा है? उससे क्लियर नहीं है, उससे क्लियरली नहीं नजर आया, लेकिन जो वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट में जो मेन फोकस था वो इस चीज़ पे था कि जो पुराने लोग हैं उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी की जाए, इस तरह की मेन स्टेटमेंट थी। उम्मीद करते हैं कि फर्दर क्लैरिफिकेशन आती है तो ये भी बात की जाएगी कि ये जो 1:5 का रेशियो है ये कहाँ से लेके आए हो, इसको 1:5 का रेशियो क्यों रखा है, नहीं 10 रुपए और 50 रुपए का फर्क क्यों रखा है, क्यों नहीं इसको 40 रुपए और 50 रुपए का फर्क रखा जाए, 35 रुपए और 50 रुपए का फर्क रखा जाए, तो उसमें भी ग्रिड को जो है वो फायदा तो होगा, लेकिन सारिफ के साथ इतनी ज्यादती नहीं होगी जिस तरह से अभी के सिस्टम में जो प्रपोजल आए हैं उसमें जो प्रपोज की जा रही है। तो देखते हैं इस पे आगे क्या, हम इसको बड़े गौर से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और देखते हैं आगे इसमें क्या क्या जो है ना डेवलपमेंट होती है फर्दर। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या तब्दीलियां आनी चाहिए इन रेगुलेशंस के आने के बाद?
सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें तब्दीली आनी है ना, अगर आप इसको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और पाकिस्तान की ग्रिड की लॉन्ग टर्म बका के पॉइंट ऑफ व्यू भी तब्दीली है, वो ये है कि जो 10 रुपए और 50 रुपए का जो फर्क रखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा है कि आप यूनिट सारिफ को बेचते हैं 50, 55, 60 रुपए का, और जो सारिफ से खरीदते हैं उससे 10 रुपए का खरीदते हैं। उससे बहुत सारा आपने गैप छोड़ दिया है, और उस गैप की वजह से लोग बैटरी की तरफ जाएंगे, और अगर लोग बैटरी की तरफ गए तो 3 साल 4 साल में आप इस सारिफ को लूज कर देंगे, या आपके नेटवर्क से ये सारिफ बाहर निकल जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो लॉन्ग टर्म में ये डिस्को के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि डिस्को के पास कस्टमर्स कम हो जाएंगे तो वो कैपेसिटी चार्जेस का मसला वहीं कहीं पर खड़ा हो जाएगा आके। तो इसलिए जरूरी है कि कोई ऐसा रेट दिया जाए जिससे सारिफ जिससे डिस्को को भी फायदा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 1 to 1 पे ही रहना है, आप चाहे तो इस तरह का रेट रख लें कि 50 रुपए का अगर कस्टमर को बेचते हैं तो उसका 80% यानी 40 रुपए पे आप कस्टमर को से खरीदें। तो उससे ये हो रहा है कि डिस्को को भी फायदा हो रहा है, 20% का है, 25% का उसको भी फायदा हो जाएगा, और साथ में सारिफ को भी ये होगा कि मैं बैटरी में वकार साहब, मुसलसल गवर्नमेंट ये बात भी कर रही है कि जाहिर बात है जो बोझ है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा कौमी ग्रिड के ऊपर। तो ऐसी विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है कि इन दोनों सूरत हाल को अगर देखा जाए तो हुकूमत इसको संभाल सके? बिल्कुल जी जी, क्या इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो विन विन सिचुएशन कैसे पैदा की जा सकती है वकार साहब? वो विन विन सिचुएशन इसी तरह पैदा की जा सकती है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात की जाए, जो दूसरे ममालिक में रियलिटी ऑफ द मार्केट को भी सामने रखा जाए। देखें, एक व्हीकल्स जिसमें 4 पहिए वाले तो हैं ही, लेकिन 2 पहिए वाली भी बहुत ज्यादा है। जो डिमांड जनरेशन का मसला है वो इस चीज से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप डिमांड जनरेशन करना चाहते हैं तो जब ये इलेक्ट्रिक बाइक्स और मोटर रिक्शाज और गाड़ियां भी जब चार्ज होंगी तो जाहिर है ग्रिड पे एक डिमांड आएगी। तो कैसे इस चीज को इनकरेज किया जा सकता है, इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि जल्द से जल्द उससे ये होगा कि हमारा जो पेट्रोल की इंपोर्ट है उस पर भी बेहतर इंपैक्ट आएगा, और हमारा जो माहौल है उसमें भी बेहतर इंपैक्ट आएगा। तो इस चीज़ को कैसे इनकरेज किया जा सकता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल पीक और ऑफ पीक के टैरिफ्स को किस तरह से प्ले किया जा सकता है कि जिससे दिन के टाइम पे जब सोलर की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है तो उस टाइम पे अगर तमाम नेटवर्क के लिए टैरिफ कम कर दिया जाए, सोलर सारिफिन के लिए भी और जो वो सारिफिन के लिए भी जिन्होंने सोलर नहीं लगाया है, उससे ये होगा कि सोलर का फ़ायदा सबको मिलेगा। और दिन के टाइम पे वैसे भी मार्जिनल कॉस्ट कम होती है क्योंकि सोलर की तरफ से बहुत ज़्यादा पावर आ रही होती है, तो उस टाइम पे सबको ये फ़ायदा पास ऑन किया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल और कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करते हुए डेफिनेटली सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो एंड इजी वे आउट ना ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप मुल्क के लिए एक बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, और हम आपके साथ हैं इस चीज़ में, ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत होगी। सोलर एसोसिएशन हो गई, हमारी सोलर की इंडस्ट्री हो गई, हमारे एकेडमिक्स हो गए, तमाम खुशी से इसमें सपोर्ट करेंगे और हल निकालने में मदद करेंगे। और जाहिर बात है वकास पावर डिवीजन की अगर हम बात करें तो उनकी इन रेगुलेशंस के हवाले से एक मेहनत भी है, दादोशुमार उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। आपको लगता है कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया था, और अगर नहीं लिया था तो उनको लेना चाहिए ताकि कुछ बेहतर तजावीज़ सामने आए और उस पर फिर अमल किया जाए? कुछ इस तरह लगता है कि उन्होंने स्टेक होल्डर्स को 2-3 दफा अमल करने की कोशिश की है, लेकिन उस अमल को सही से नहीं किया है। उसकी अब क्या वजह है एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता। फील होता है कि शायद उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रेशर कि भाई रिकवरी करनी है। वो जिस तरह एफबीआर के ऊपर होता है ना कि उनके पास एक प्रेशर होता है कि वो पैसे पूरे करने, हर दफा वही सैलरी क्लास के ऊपर या उसी बंदे के ऊपर जो टैक्स नेट में उसी के ऊपर और बोझ डाल देते हैं। तो कुछ इस तरह का अप्रोच हो रहा है कि जानते हुए भी जो है वो चीज़ सही से नहीं कराई जा सकती है या कराई जा रही है इस पे, लेकिन हमें डेफिनेटली अमल करने की या इसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है इस चीज़ को, क्योंकि ये मुल्क का मामला है। और देखिए फिर 3-4 साल बाद हम उधर ही खड़े होंगे, एक और पॉलिसी आ रही होगी, एक और दफ़ा कन्फ्यूजन होगी। तो इससे बेहतर ये है कि हम इस मसले को एक थोड़ा लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेके इसको सॉल्व कर लें। बिल्कुल ठीक है वकास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। ज़हीर भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ज़हीर, अब पावर डिवीजन की जैसे कि कर रहा था, उनके हुकाम का क्या कहना है? अब जाहिर बात है उनकी एक बड़ी मेहनत थी, उन्होंने दादोशुमार इकट्ठे किए इन रेगुलेशंस के हवाले से। कुछ अपडेट्स इस हवाले से आपके पास आई हैं कि वज़ीर आज़म ने अब उनको कहा भी है दरख्वास्त दायर करने का नेपरा में? देखिए, अब वो मशावरत करेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर नेपरा के पास जाएंगे। उससे पहले स्टेक होल्डर से मशावरत भी की जाएगी, क्योंकि पावर डिवीजन की जानिब से जो क्लेम किया जा रहा है वो तो यही है कि ग्रिड जो है वो अनस्टेबल हो रहा है, प्रोटेक्टेड सार्फिन बढ़ रहे हैं, उसके अलावा कैपेसिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं। और फिर ये उनका ये कहना है कि ये क्लेम है कि
ये जो अमीर लोग हैं ये इन्होंने सोलर इस्तेमाल किए हैं और सोलर इस्तेमाल करने के बाद ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ गए हैं और ये 2 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनकी रेगुलेशंस को चेंज किया जाए। और पावर डिवीजन का ये भी कहना है कि जो पॉलिसी आई थी उसमें 2015 में उसमें ये प्रोविजन थी कि 2023 में इसको दोबारा से रिव्यू करना है, लेकिन हमें 1.5 साल लगे स्टेक होल्डर को जो है वो एतमाद में लेने में। और उसके ठीक अलावा है ज़हीर अली, आपने इस हवाले से तफसील हमें आगाह भी किया, हमें शो में ज्वाइन किया, आपका बहुत। और अब नोटिस क्योंकि ले लिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से और अब हम देख रहे हैं कि पावर डिवीजन एक दरख्वास्त दायर करेगा नेपरा में। उसके बाद क्या इसमें तब्दीली आती है, क्या अपडेट्स आती हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबरा NA 256 खुद्दास ऐवान के रुकन मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,83,000 की हद दोबारा बहाल। सोने की फी तोला कीमत में आज भी 2,300 रुपए इजाफा, दाम $5,28,562 रुपए तक पहुंच गए। आलमी मार्केट में $23 इजाफे के बाद फी औंस निर्ख $5,058 हो गए। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरे, सूरत-हाल एटमी तसादुम की जानिब बढ़ रही थी। टैरिफ ना लगाते तो बड़ी तबाही का खदशा था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी एतराफ किया कि मैंने लाखों जानें बचाई। ट्रंप ने फिर क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के साथ किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई नागुज़ीर होगी। तेहरान पर मौशी दबाव बढ़ाने के लिए अमरीका का ईरानी तेल बरदार जहाज कब्जे में लेने पर गौर। जंग मुसल्लत की गई तो निमटने के लिए तैयार हैं, ईरानी सदर का अमरीका को पैगाम। इनकलाब की सालगिरह तकरीब से खिताब, मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा हमसाया ममालिक ने हालिया कशीदगी कम करने की कोशिश की, जोहरी हथियारों का हसूल कभी ईरान की ख्वाहिश नहीं रही, एटमी प्रोग्राम की जांच करवाने के लिए तैयार हैं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में स्कूल में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक अफराद में मुश्तबा हमलावर खातून भी शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़े की तहकीकात जारी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का दौरा जर्मनी मनसूख। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल होंगे। आम इंतखाबात की भरपूर कवरेज के लिए समा बांग्लादेश में मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश AMM नसीरुद्दीन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए तमाम इंतजामात कर लिए। शफाफ इंतखाबात हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मजीद क्या कहा बता रही हैं ढाका में मौजूद समा की रिपोर्टर सुमेरा खान। जी सुमेरा खान। जी बिल्कुल, समा है इस वक्त बांग्लादेश में और आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर कबल एक बहुत अहम ब्रीफिंग हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन की। AMM नासिरुद्दीन ने उसको मीडिया के साथ तफसीलात उसमें शेयर की और उन्होंने बहुत मजबूत अंदाज में कहा कि बांग्लादेश में इंतहाई शफाफ और क्रेडिबल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं। आपको क्विकली अगर उन तमाम तर चीज़ों का मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो सबसे पहले उन्हें तफसीलात बताई कि करीबन 10 लाख सिक्योरिटी पर्सनल पूरे बांग्लादेश में उनको तैनात किया गया है और ये कोई आम इंतजामात नहीं है। वो तमाम तर पोलिंग स्टेशन जो हसास हैं, वो तमाम तर हल्के जो हसास हैं, वहाँ पर मुकम्मल सिक्योरिटी सर्विलेंस जारी रहेगी और किसी भी जगह पर किसी नाखुशगवार वाक़े की नौबत जो है वो नहीं आने दी जाएगी। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि जुमेरात को 299 हल्कों में वोटिंग होगी। इंतखाबात के दौरान मजमूई तौर पर 2098 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और 657 जुडिशल मजिस्ट्रेट्स अपने फराइज अंजाम देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहली मरतबा अमन व अमान के लिए UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन्स और बॉडी कैम्स जिनमें 25,000 बॉडी कैम्स जो कि बॉडी पर सिक्योरिटी पर्सनल उन्होंने पहने होंगे वो इस्तेमाल होंगे। इनमें से कुछ IP बेस्ड होंगे यानी कुछ पे लाइव उनको ट्रांसमिट किया जाएगा जबकि कुछ को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि बाद में किसी भी एविडेंस बेस्ड सिचुएशन में उनको चेक किया जा सके। मुसलसल निगरानी के लिए 90% से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमराज नस्ब कर दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा वोटिंग सुबह 7:30 से 4:30 बजे तक होगी और वो वोटर्स जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे 4:30 बजने तक उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स की तादाद 127 मिलियन के करीब है। वोटर्स का तकरीबन
3.58% है, यानी कुल जो उनके अहल वोटर्स हैं उसका 3.58% वो लोग हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। और ये वही जेनजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेश में तारीख रकम की है। ये इंतखाबात एक पेचीदा 84 नुकाती इस्लाहाती जो है पैकेज पर होने वाले रेफरेंडम के साथ बैक वक्त मुनक्किद किए जा रहे हैं। असल मुकाबला बताया जा रहा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसकी साबिक इत्तेहादी जमात जमात इस्लामी के माबैन है। अब देखना ये है कि ये इलेक्शंस कल जुमेरात की सुबह 7:30 से 4:30 तक वोटर टर्नआउट के जरिए पूरी दुनिया को क्या पैगाम देते हैं कि वो किसके साथ है। खूनी इनकलाब के बाद इंतखाब, हसीना वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में नए हुक्मरान का चुनाव 12 फरवरी को होगा। 350 रुकनी पार्लियामेंट में 300 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होंगे। 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस हैं जो वोटों के तनासुब की बुनियाद पर मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। पार्लिमानी अराकीन मुंतखब होने के बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे। वजारत उज़्मा के लिए कम अज कम 151 अरकान की हिमायत हासिल करना लाजमी है। इस वक्त बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे तगड़ी जमात है जिसके 288 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि दीगर 9 जमातें BNP के साथ इंतखाबी इत्तेहाद में शामिल हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी बांग्लादेश के 224 उम्मीदवार भी मैदान में है। जमात इस्लामी की क़यादत में कायम हम ख्याल इत्तेहाद में बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के 34 उम्मीदवार और नेशनल सिटीजन पार्टी के 32 उम्मीदवार भी शामिल हैं। शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को पहले ही कलअदम करार दिया जा चुका है। अब देखना है बांग्लादेश के अवाम वजारत उज़्मा का ताज किसके सर सजाते हैं।